हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो दोस्तों, हम लोग अपना जो पॉलिटेक्निक लेक्चरर का पेपर है उसको सॉल्व कर रहे थे। तो देखिए आज का पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन दिया है हमें, द एनर्जी मीटर हैविंग अ मीटर कांस्टेंट ऑफ 1200 रेवोल्यूशन पर किलोवाट आवर इज फाउंडेड टू मेक अ 5 रेवोल्यूशन इज इन 75 सेकेंड में। तो लोड की पावर बतानी है। देखिए हमें यहाँ पर पावर बतानी है और हमें कांस्टेंट की वैल्यू दी है, के की वैल्यू यहाँ पर एनर्जी मीटर में दी है। तो देखिए यहाँ पर क्या होता है, जो हमारा एनर्जी मीटर का कांस्टेंट होता है जिसको हम दिखाते हैं आपको के से। एनर्जी मीटर का कांस्टेंट के इज इक्वल टू क्या होता है हमारा, नंबर ऑफ रेवोल्यूशन अपॉन एनर्जी कंज्यूम्ड। ठीक है, ये हमारा इसका फॉर्मूला होता है। मतलब ये कौन कांस्टेंट है, इसको आप पता होना चाहिए क्या है। ये हमारा मीटर कांस्टेंट, ठीक है, मीटर कांस्टेंट। एन क्या है हमारी, नंबर ऑफ रेवोल्यूशन, मतलब कितना हमारे यहाँ पर ये घूम रहा है आपकी डिस्क, नंबर ऑफ रेवोल्यूशन। ई क्या है हमारी, एनर्जी कंज्यूम्ड। ठीक है, और कितनी एनर्जी कंज्यूम हुई इसको करने में। ठीक है, एनर्जी कंज्यूम्ड 1 मिनट में। ठीक है, तो ये के इज इक्वल टू एन बाई ई हो गया। ठीक है, इसकी यूनिट क्या हो जाएगी, देखिए एन क्या हो गया, नंबर ऑफ रेवोल्यूशन, तो यहाँ आ गया रेवोल्यूशन, और नीचे क्या आ जाएगा, एनर्जी। एनर्जी की क्या होती है आपकी स्टैंडर्ड यूनिट, किलोवाट आवर, के डब्ल्यू एच। तो के की यूनिट होगी आपकी रेवोल्यूशन पर किलोवाट आवर। ठीक है, वही यहाँ पर दिया है आपका 1200 रेवोल्यूशन पर किलोवाट आवर। देखिए इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर क्या दिया था, यहाँ पर हमें आपके के की वैल्यू दी है, वो है आपकी 1200 रेवोल्यूशन पर किलोवाट आवर। ठीक है, बिल्कुल यूनिट में दी है तो चेंज करने की कोई ज़रूरत नहीं है, 1200 रेवोल्यूशन पर किलोवाट आवर। ठीक है मेरे भाई, बाकी क्या दिया है इसमें देखिए आपका, ये फाउंड टू बी 5 रेवोल्यूशन इन 75 सेकेंड, मतलब 5 रेवोल्यूशन लगा रहा है आपका 75 सेकेंड में। ठीक है, मतलब इसमें जो रेवोल्यूशन एन की वैल्यू दी है वो हमें दी है 5, और जो टाइम कितना दिया है, टाइम दिया है आपका 75 सेकेंड। तो ये हमें इसकी वैल्यू दी है, तो उस टाइम हमें पावर पूछी है, हमें पूछिए पावर। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर से हमें पहले इससे दिखाता हूँ मैं आपको कैसे सॉल्व होगा। के की वैल्यू क्या होती है, के इज इक्वल टू एन अपॉन ई, जो भी बताया आपका नंबर ऑफ रेवोल्यूशन पर किलोवाट आवर। तो यहाँ से अगर हम नंबर ऑफ रेवोल्यूशन निकालेंगे एन की वैल्यू, तो यहाँ से एन की वैल्यू क्या आ जाएगी, नंबर ऑफ रेवोल्यूशन इज इक्वल टू के इंटू ई। ठीक है, के इंटू ई, ई क्या है यहाँ पर एनर्जी, और एनर्जी को क्या लिख सकते हैं हम, एनर्जी को लिख सकते हैं आप पावर इंटू टाइम। ठीक है, बाकी के की वैल्यू तो वही आपकी आ जाएगी, और यहाँ से आपकी एन की वैल्यू है। तो देखिए यहाँ से सब हमें पता है, हमें सिर्फ पी की वैल्यू निकालनी है। तो देखिए पी की वैल्यू क्या आ जाएगी, पी इज इक्वल टू ये एन अपॉन के इंटू टी। ठीक है, यहाँ से हमारी पी की वैल्यू आ जाएगी। तो देखिए नंबर ऑफ रेवोल्यूशन कितना कर रहा है, 5 रेवोल्यूशन कर रहा है आपका 75 सेकेंड में, तो 5 आगे रेवोल्यूशन। बाकी ये कितना है आपकी, के की वैल्यू आपकी 1200। देखिए 1200 रेवोल्यूशन पर किलोवाट आवर, ये किलोवाट आवर में है तो आपकी ये भी आपके आवर में होना चाहिए। टाइम यहाँ पर हमारा 75 सेकेंड है, 75 सेकेंड को आवर में चेंज करने के लिए हम लोग इसको 3600 से डिवाइड करेंगे, क्योंकि 1 मिनट में 60 सेकेंड, हाँ 60 सेकेंड, और 1 घंटे में 60 मिनट, तो 60 इंटू 60 हमारा आ जाएगा 3600। तो देखिए यहाँ पर ये क्या आएगा आपका, ये चले जाएगा ऊपर, मतलब आपका बन जाएगा 5 इंटू 3600 अपॉन 1200 इंटू 75। ठीक है, अब यहाँ से देखिए मेरे भाई, ये 12×3 = 36, 3 बार कर जाएगा ये, तो आ जाएगा आपका 15/75। तो यहाँ से पावर की वैल्यू क्या आ गई, पावर आ गई आपकी 15/75। 15/75 मतलब 15×5 = 1/5 किलोवाट आवर, क्योंकि किलोवाट में निकालती तो पावर आ गई किलोवाट में। ठीक है, 1/5 मतलब आपका है 0.2 किलोवाट। तो आंसर क्या आ जाएगा हमारा, 0.2 किलोवाट। अच्छा वाट में दिया है, तो देखिए वाट के लिए क्या हो जाएगा, वाट के लिए आपको 0.2 को आप 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे, 0.2 इंटू 1000 क्या हो जाएगा हमारा, ये हमारा आ जाएगा 200। ठीक है, एक डेसिमल का 1 जीरो हट जाएगा यहाँ से, तो 200 वाट हमारी पावर आ गई। तो आंसर नंबर बिल्कुल सही लगा रखा है, आंसर नंबर बी 200 वाट। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर ये फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, आपको के की यूनिट पता होनी चाहिए। के होता है आपका नंबर ऑफ रेवोल्यूशन पर किलोवाट आवर, बाकी एनर्जी को हम पावर इंटू टाइम लिख सकते हैं। देन यहाँ से हमने पावर फाइंड करनी थी, तो देखिए ये आया
उसके बाद हमने सबसे पहले देखना है कि ये आपका, जैसे ये आपका रेवोल्यूशन पर किलोवाट आवर में है, तो इसको भी आवर में चेंज करना है अपने सेकंड को, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर से रेवोल्यूशन ही कट जाएगा, आवर से आवर कट के फिर यहाँ पर किलोवाट आएगा, ठीक है। अगला देखते हैं। अगला दिया है हमें सिलेक्ट करेक्ट स्टेटमेंट फॉर NPN ट्रांजिस्टर। NPN ट्रांजिस्टर के लिए सही स्टेटमेंट को हमने यहाँ पर चयन करना है। तो देखिए यहाँ पर पहला क्या दिया है, इन NPN ट्रांजिस्टर मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स, अच्छा इनकरेक्ट बताने कौन सा गलत है, मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स आर होल्स। सेकेंड दिया आपका NPN ट्रांजिस्टर मेजॉरिटी कैरियर्स आर इलेक्ट्रॉन। थर्ड दिया आपका मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज हायर देन दैट ऑफ होल्स। और फोर्थ दिया है आपका इमीटर एलो सोर्स डायरेक्शन ऑफ कन्वेंशनल करंट, ठीक है। तो यहाँ पर हमें बताना है कि कौन सा इसमें सही होगा। तो देखिए मैं इसको पहले अगले पेज में आपको एक्सप्लेन करता हूँ, फिर इसको वापस इस क्वेश्चन पे आएंगे। तो देखिए यहाँ पर क्या हमारा NPN दिया है, मतलब एक NPN ट्रांजिस्टर है, NPN ट्रांजिस्टर, ठीक है। ये हमारे देश के बारे में हमसे पूछा है ये क्या होता। तो देखिए यहाँ पर पहले हम देखेंगे एक N मटेरियल है और एक P टाइप का सेमीकंडक्टर है। तो देखिए यहाँ पर क्या हुआ, हमारे जो हमारे प्योर सेमीकंडक्टर होते हैं, प्योर सेमीकंडक्टर, इनमें हम लोग करते हैं डोपिंग। अगर हम डोपिंग यहाँ पर ट्राईवेलेंट की करते हैं, ठीक है, अगर हम डोपिंग ट्राईवेलेंट की करते हैं, ट्राईवेलेंट इम्प्योरिटी जिनके आपके आउटर केस में आपके 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो, तो उस टाइम पर हमारा बनता है यहाँ पर P टाइप का सेमीकंडक्टर, ठीक है। P टाइप सेमीकंडक्टर में हमारे मेजॉरिटी में क्या होते हैं मेरे भाई, इसमें मेजॉरिटी में होते हैं हमारे होल्स। और अगर हम यहीं आपको यहाँ पर अगर हम पेंटावेलेंट के ट्राईवेलेंट की जगह पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी ऐड करें, पेंटावेलेंट मतलब जिनके आउटर केज में आपके 5 इलेक्ट्रॉन हो, तब क्या होगा, ये हमारा बनाता है आपका N टाइप का सेमीकंडक्टर। N टाइप के सेमीकंडक्टर में जो मेजॉरिटी में होते हैं वो होते हैं आपके इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर जो हमारा NPN ट्रांजिस्टर बना है ये इन्हीं का कॉम्बिनेशन है। कैसे, ये देखिए हमारा NPN ट्रांजिस्टर ऐसा है, देखिए ये हमारा इमीटर, ये बेस और ये कलेक्टर, ठीक है। कलेक्टर का थोड़ा ये एरिया ज़्यादा होता है तो मैंने थोड़ा बड़ा करके दिखा रखा है। देखिए यहाँ पर क्या है मेरे भाई, ये है आपका N, ये P, ये N, ठीक है। जो पहला वाला है ये टर्मिनल, इसको बोलते हैं इमीटर, ये आपका बेस है और ये कलेक्टर, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर N है, मतलब इसमें क्या होंगे आपके इलेक्ट्रॉन्स की वैल्यू ज़्यादा होगी, ठीक है। यहाँ पर हमारे इलेक्ट्रॉन्स की वैल्यू ज़्यादा होगी, यहाँ पर आपके होल्स की वैल्यू ज़्यादा होंगी, और देन यहाँ पर आपके इलेक्ट्रॉन्स की वैल्यू ज़्यादा होगी। तो देखिए यहाँ पर क्या हुआ, हमारा जो इमीटर होता है इसमें हम लोग हाईली वो प्रोवाइड करते हैं आपके हाईली डोप्ड इमीटर में। आपके बहुत सारे आपके इमीटर साइड जो होगी वहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स की संख्या ज़्यादा होगी, सबसे ज़्यादा, क्योंकि इमीटर को हम हाईली डोप्ड बनाते हैं। और इमीटर, बेस और आपका कलेक्टर 3 टर्मिनल होते हैं इसमें। बाकी यहाँ पर क्या 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 होता है ना, देखिए इसको हम लोग बोलते हैं आपका, यहाँ पर 3 लेयर होती हैं, 1 2 3 हमारी लेयर है। ये आपका 3 लेयर आपका सेमीकंडक्टर आपका वो डिवाइस होता है जिसमें आप NPN ट्रांजिस्टर बनाते हैं। बाकी का इसका आप सिंबल देखेंगे तो देखिए इस टाइप से हम बनाते हैं, ठीक है। ये तो ये हमारा बेस है, ये कलेक्टर और ये इमीटर। देखिए यहाँ पर जो हमारी करंट फ्लो होती है वो इमीटर टू बेस होती है, ये तो हमारा एरो यहाँ दिखाता है, तो ये दिखाता है आपका कन्वेंशनल करंट फ्लो। देखिए बाकी हमारे जो इलेक्ट्रॉन्स की मोबिलिटी है, मतलब इलेक्ट्रॉन्स के मूव करने की जो क्षमता है, वो आपका अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू आपको 2 टाइम्स होती है होल्स की, ठीक है। मतलब देखिए अगर सिलिकन की बात करेंगे तो ये आपका सिलिकन में ये होता है आपका करीबन 1600, और वहीं आपका यहाँ पर आपकी इलेक्ट्रॉन की मोबिलिटी होती है आपकी 3800, मतलब ये अप्रॉक्सीमेटली 2 टाइम्स होती है। तो इलेक्ट्रॉन्स हमारा ज़्यादा तेज़ मूव करता है। तो देखिए इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, देखिए पहला हमें क्या दिया है आपका NPN ट्रांजिस्टर हैज़ मेजॉरिटी चार्ज कैरियर आर होल्स। देखिए यही गलत हो जाएगा, हमसे गलती पूछा है। यहाँ पर मेजॉरिटी क्या होते हैं, हमारे मेजॉरिटी होते हैं आपके इलेक्ट्रॉन्स, ये बिल्कुल ठीक है स्टेटमेंट। बाकी मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज हायर देन दैट ऑफ होल्स, बिल्कुल ठीक है। इलेक्ट्रॉन्स की मोबिलिटी ज़्यादा होती है आपके होल्स की, 2 और 2.2 टाइम्स होती है। बाकी इमीटर का जो एरो शो करता है वो डायरेक्शन ऑफ कन्वेंशनल करंट दिखाता है, बिल्कुल ठीक है ये भी, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं मेरे भाई। अगला क्वेश्चन दिया है, ये EMFT का क्वेश्चन आ गया। देखिए मैं बार बार कह रहा हूँ EMFT के काफ़ी क्वेश्चन आएंगे, क्योंकि इस बार गेट में भी काफ़ी क्वेश्चन थे, और EMFT इसमें 2021 में जो पेपर हुआ है इसमें भी EMFT के करीबन बहुत क्वेश्चन है, मतलब आप 13 to 14 क्वेश्चन मान लीजिए आप। देखिए क्या दिया है आपका, द वैल्यू ऑफ पॉइंट चार्ज विल बी इफ़ इट इज़ रिक्वायर्ड टू होल्ड 4 इक्वल चार्जेस प्लस Q ईच इन इक्विलिब्रियम एट अ कॉर्नर ऑफ a square, the
पॉइंट चार्ज इज प्लेस्ड एट अ सेंटर ऑफ अ स्क्वायर, ठीक है। मतलब इसके कहने का मतलब है, एक बार हिंदी में पढ़ता हूँ, उस बिंदु का आवेश मान होगा जो एक वर्ग के 4 कोनों पर स्थित प्लस क्यू आवेश के साथ साम्य स्थिति मतलब इक्विलिब्रियम कंडीशन में होगा यदि बिंदु में आवेश वर्ग के केंद्र पर हो, ठीक है। मतलब इसको मैं आपको शो करके दिखाता हूँ कैसा कहना चाह रहा है। तो देखिए माना ये स्टेप से कह रहा है, ठीक है। ये हमारा स्क्वायर है, ठीक है। स्क्वायर के हमारे 4 कोने में हमारा एक मिनट, स्क्वायर के हमारे 4 कोने में हमारा चार्ज लगा है, सेम चार्ज आपका प्लस क्यू, ठीक है। ये हमारे 4 कोने हैं, प्लस क्यू, माना ये भी प्लस क्यू है और ये भी आपका प्लस क्यू है, ठीक है। ये हमारा चार्ज है, माना स्क्वायर है तो इसकी कोई एक लेंथ मान लेते हैं, माना इसकी जो यहाँ से एक आर्म की लेंथ है ये ए है, ठीक है। मतलब स्क्वायर तो सबकी सेम होगी, ये भी ए होगा, ये भी ए होगा, सारे ए होंगे। तो देखिए बाकी इसके नाम दे देते हैं, कोई भी एक नाम देता हूँ इसका, यहीं से देते हैं, चलो ए बी सी डी, ठीक है। माना ए बी सी डी हमारे एक स्क्वायर है जिसके आपके चारों कोनों में ये डी है, इसके चारों कोनों में हमारे क्या है, हमारे यहाँ पर पॉइंट चार्ज है, ठीक है। ये देखिए ये जो हमारा कोना है यहाँ पर और यहाँ पर सेम चार्ज है, ऐसा दिया है इसमें, ठीक है। बाकी ये क्या कह रहा है कि एक इसका ऐसे बनाते हैं आपको, ठीक है। देखिए ये लाइन है नहीं, मैं खाली इसको बना रहा हूँ ऐसे कि आपको इजीली आप समझ जाएंगे। मैंने उसमें विकर्ण दिए हैं, ठीक है। इसको मतलब हमने बाइसेक्ट कर रखा है यहाँ पर। तो देखिए यहाँ पर क्या बोला है, इसने कहा 4 हमारे पास चार्ज हैं, ठीक है। ये बोला था आपके द वैल्यू ऑफ पॉइंट चार्ज विल बी, हमें जो पॉइंट चार्ज की वैल्यू बतानी है, इट इज़ रिक्वायर्ड टू होल्ड द 4 इक्वल पॉइंट चार्जेस प्लस क्यू। जो हमारे चार्ज जो हमारे पास प्लस क्यू चार्ज के हैं आपके चारों कोनों पर स्क्वायर के, तो उसको होल्ड करने के लिए हमें सेंटर पर कितना चार्ज चाहिए ये पूछ रहा। देखिए यहाँ पर ही हमसे चार्ज पूछ रहा है, ये इसकी वैल्यू पूछ रहा ना मेरे भाई, एक मिनट थोड़ा बड़ा करके दिखाता हूँ इसको, ये इसकी वैल्यू पूछ रहा है, यहाँ पर क्यू की वैल्यू पूछ रहा है कि कितनी होगी ये चार्ज की। देखिए अब आप इसमें समझ रहे होंगे कि सर इसमें मतलब क्यू की वैल्यू कैसे निकालेंगे या इसमें क्यू की वैल्यू निकालने का फ़ायदा क्या है। तो देखिए यहाँ पर क्या है ना मेरे भाई, ये देखो अगर मैं इसको ऐसे करके दिखाऊँ तो देखिए हमारे पास सेम चार्ज है। हमने यहाँ पर एक्सप्लेन कर देता हूँ इसको एक बार। देखिए क्या होता है, अगर हमारे सेम चार्ज है ना, तो सेम चार्ज आपको पता है कि आप आपस में एक दूसरे को दूर भेजते हैं। अगर सेम चार्ज है, सेम चार्ज रिपेल ईच अदर, ठीक है, रिपेल ईच अदर। मतलब अगर सेम चार्ज हैं तो आपस में एक दूसरे को धक्का मारेंगे, ठीक है। माना कोई भी एक चार्ज पकड़ ले, तो मैं ए पकड़ लिया, ठीक है। ये ए अगर हमारा चार्ज है तो देखिए ये बी वाला भी इसको धकेलेगा बाहर की ओर को, ठीक है। आपका ये अच्छा बी ये है, डी कंफ्यूज हो रहा हूँ ना इसमें, इसको डी करता हूँ पहले, ठीक है। ये हमारा डी है, ठीक है। ये आपका बी है, ये डी है, ये सी है। तो देखिए ये क्या होगा, जो हमारा ए पॉइंट है, ए पॉइंट में आपको यहीं से दिखाता हूँ। देखिए ए पॉइंट को, ये वाला जो देखिए ए पॉइंट में ये बी के वजह से चार्ज आएगा यहाँ की ओर को, तो ये आपका इसको धक्का मारेगा बाहर की ओर को, इधर की ओर को आपका फोर्स लगेगा, जो आपका फोर्स लगेगा फोर्स ए टू बी, ठीक है। मतलब ये आपका इसको यहाँ की ओर को फोर्स लगाएगा इधर की ओर को, ठीक है। ए जो आपका चार्ज है, क्योंकि सब सेम चार्ज सेम आपके सेम चार्ज है, तो सेम चार्ज क्या करते हैं आपस में रिपेल करते हैं। तो बी के कारण ये ए जो किनारे बैठा है इसको धक्का मारेगा। मैं एक चार्ज ले रहा हूँ, बाकी इसमें भी सेम ही होगा, डी में भी सेम होगा। मैं एक चार्ज का एग्जांपल लेके बता रहा हूँ। तो देखिए डी भी इसको बाहर की ओर धक्का मारेगा, ये यहाँ की ओर को धक्का मारेगा ये। तो एफ जो आपका फोर्स लगेगा किसके कारण में, आपका ए टू डी, ठीक है। ये भी आपका ऐसे ये डी है, तो ये भी ऐसे करेगा। बाकी सी के उससे भी आपको यहाँ की ओर को, देखो सी भी इसको यहाँ की ओर को है, तो ये यहाँ की ओर को फेंकेगा इसको बाहर को। तो सब लोग चाहेंगे कि ये यहाँ से बाहर निकल जाए ऐसे, ठीक है। मतलब जैसे 4 दोस्त हैं तो 4 में से 3 दोस्त में एक इंसान को जो परेशान करते रहते हैं। आपको बताइए अगर 4 दोस्तों का ग्रुप है तो 3 परेशान करते रहेंगे ताकि उसको वो चिढ़ जाए, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है कि ये आपको ये तीनों चार्ज चाहते हैं कि ये ऐसे बाहर चले जाए, लेकिन यहाँ पर कह रहा है कि वो स्टेट बताओ जहाँ पर क्यू की वैल्यू ऐसी हो कि ये आपको इक्विलिब्रियम में बने रहे, मतलब ये आपका इसी में रहे या बाहर ना निकले। तो हमें वो पॉइंट ये क्यू की वैल्यू चाहिए, मतलब हमें ऐसा चार्ज चाहिए, ठीक है। मतलब इक्विलिब्रियम के लिए क्या चाहिए हमें, जैसे ये तीनों बाहर को फेंक रहे हैं तो इनका जो परिणामी आएगा वो इधर की ओर को आना चाहिए क्यू का, ठीक है। जो आपका एफ ऑफ आर आएगा, देखिए जो परिणामी आएगा एफ ऑफ आर, ये वाला जो फोर्स है ये अंदर की ओर को लगना चाहिए, ताकि ये सब बाहर को लग रहे हैं तो ये अंदर की ओर को लगना चाहिए। मतलब ये इतना फोर्स लगे कि ये तीनों इक्वल इसके बराबर होंगे, एफ आर के बराबर। ये ऐसा पूछ रहा है, तो इसमें हमारी वैल्यू पूछ रहा है कि इसमें कितनी वैल्यू होगी, हमें ये यहाँ पर बताना है, ठीक है। तो देखिए इसको मैं सॉल्व करता हूँ। पहले आपको एक आध दो चीज़ें बता देता हूँ, सिंपल सी चीज़ें, ये मैथ्स में से आपको आती होगी लेकिन फिर भी।
एक्सप्लेन कर ही देते हैं। देखिए अगर ये हमारा कोई स्क्वायर है, ठीक है, स्क्वायर का ये माना साइड ए है, ठीक है, ये अगर हमने यहाँ से इसको बाइसेक्ट करा है तो ये जो हमारी बाइसेक्ट आएगा तो इसकी वैल्यू क्या होगी आपको पता है किसी को? तो देखिए ये हमारा आता है a/√2, ठीक है, a/रूट हमारा खाली √2 से मल्टीप्लाई होता है। अगर हम बाइसेक्ट को देखेंगे, ये अगर हम बाइसेक्ट का भी हाफ करें, मतलब हमें सिर्फ अगर कैसे देखूँ इसको, अगर हमें सिर्फ इतनी है एरो से दिखा दिया मैंने, अगर हमें ये आधी एरिया तक का चाहिए ये, ठीक है, तो देखिए इसके लिए क्या होगा, यहाँ पर हमारा इसका भी हाफ हो जाएगा, मतलब ये क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा आपका एक मिनट, ये हमारा हो जाएगा a/√2। कैसे? a/2 हमारे पूरा है बाइसेक्ट, इसका आधा करना है, a/√2/2, ठीक है, मतलब √2 से आपका 2 कट जाएगा तो ये आ जाएगा a/√2, ठीक है, मतलब यहाँ से यहाँ की वैल्यू जो रेड से दिखा रखा है, यहाँ से यहाँ की वैल्यू दिखा रहा हूँ मैं, इसकी आएगी आपकी a/√2, ठीक है। अब देखिए अब इसको मैं इजीली सॉल्व करता हूँ और आप भी एकदम आराम से समझ जाएंगे। मैं बार बार कह रहा हूँ भाई, EMFT इंपॉर्टेंट है आपको ये वाला एग्जाम क्रैक करने के लिए, ये क्या कोई भी एग्जाम क्रैक करने के लिए, तो EMFT आप अच्छे से पढ़ के जाइएगा, ठीक है। तो देखिए दोबारा यहाँ पर आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ, मतलब खाली ये डायग्राम बना रहा हूँ, ठीक है, एक्सप्लेन तो मैंने कर ही दिया है। देखिए यहाँ पर आपका +Q चार्ज है, सब जगह +Q चार्ज है, +Q, ठीक है। ये चलो मान लीजिए मैंने ठीक ही बना रहा करके सीधी लाइन मान लीजिए, तो यहाँ तक का है आपका a/√2, ठीक है। बाकी फोर्स तो जो लग रहे थे एक यहाँ को और एक यहाँ को लग रहे थे, ठीक है, ये आपका A पॉइंट था, ये B, ये C और ये D। तो देखिए पहले मैं इनके फोर्स के कैलकुलेशन करूँगा। देखिए फोर्स कैलकुलेशन कैसे करते हैं, कूलाम्स लॉ से। कूलाम्स लॉ तो आपने पढ़ाई है। कूलाम्स लॉ क्या होता है, F जो आपका फोर्स है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 × Q2 जो आपका चार्ज है अपॉन उनके बीच का डिस्टेंस का स्क्वायर, ठीक है, ये हमारा होता है आपका कूलाम्स लॉ। अब देखिए पहले केस में मैं अगर निकालूं आपका फोर्स ऑफ बी, जो बी आपका फोर्स लगा रहा है, देखिए ये जो आपका फोर्स लगा रहा है बी, ये बाहर की ओर को ये वाला, देखिए वाइट से दिखा रहा हूँ, तो ये किसके बराबर होगा, फोर्स ऑफ बी, एक अगर मैं प्रपोर्शनली हटाता हूँ तो कांस्टेंट आता है के, ये किसके बराबर होगा, क्योंकि दोनों की वैल्यू क्यू है तो क्या आ जाएगा, चार्ज का स्क्वायर Q1 + Q2 मतलब क्यू का स्क्वायर अपॉन डिस्टेंस क्या है हमारी, डिस्टेंस मानिए कि ए आपका ए लेंथ का हमारा स्क्वायर है तो अपॉन a² आ गया, ठीक है। ये हमारी एफ ऑफ बी की वजह से आ रखा है। अब एफ ऑफ डी की वजह से देखेंगे, देखिए एफ ऑफ डी जो ऊपर से नीचे की ओर को आ रहा है ये वाला, ठीक है, ये हमारा एफ ऑफ डी जो फोर्स ऑफ डी के चक्कर में जो हमारा फोर्स लग रहा है वो क्या हो जाएगा आप के टाइम्स ऑफ, क्योंकि चार्ज सेम है तो क्या आ जाएगा Q² अपॉन a², ठीक है मेरे भाई। तो एफ ऑफ डी आ गया। देखिए एफ ऑफ सी, ये एफ ऑफ सी ये है, तो एफ ऑफ सी के लिए देखिए इसकी डिस्टेंस तो ये थी, अब एफ ऑफ सी की डिस्टेंस क्या हो जाएगी, ये पूरी यहाँ से लेकर यहाँ तक का, तो ये कितनी थी हमारी a√2, ठीक है, ये वाली डिस्टेंस। तो देखिए क्या आ जाएगा हमारा एफ ऑफ सी जो आपका फोर्स लग रहा है सी की वजह से ए पर, या एफ ऑफ सी ये लिख सकते हैं, समझ जाना कि ए के ऊपर लग रहा है। तो देखिए ये क्या हो जाएगा के इंटू चार्ज, क्योंकि चार्ज सेम है तो चार्ज क्या आ जाएगा Q1 × Q2 मतलब क्यू का स्क्वायर, डिस्टेंस यहाँ चेंज हो जाएगी, डिस्टेंस क्या हो जाएगी यहाँ पर a√2 का स्क्वायर, ठीक है, a√2 का स्क्वायर मतलब ये क्या आ जाएगा के Q² √2 का स्क्वायर आ जाएगा 2 और आपका a का स्क्वायर आ जाएगा ये, ठीक है। तो यहाँ से FB, FD और FC की वैल्यू निकाल दी। देखिए ये तीनों चार्ज कैसे थे मैं आपको यहाँ पर दिखाता हूँ। ये देखिए ये है आपका FB, ये FD और ये वाला क्या है हमारा, ये है आपका FC। तो देखिए यहाँ पर जो आपका B और D है ना, ये B और D ये आपका आपस में 90 डिग्री बना रहे हैं। तो आपने पढ़ा होगा मैथ्स में, अगर 90 डिग्री अगर इन दोनों के बीच का एंगल है तो वहाँ पर हम पाइथागोरस प्रमेय लगाते हैं आपका इनका परिणामी बताने के लिए, ठीक है। आपका दोनों की फोर्स अगर मैं बताऊँगा FBD मतलब FB और FD की टोटल फोर्स कितनी आएगी, देखिए क्योंकि आपका पैरेलल में आपके मतलब 90 डिग्री अगर है मतलब एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं, तो यहाँ पर फोर्स जो आएगी आपकी F ऑफ B और D मतलब B और D की वजह से आपकी फोर्स क्या आ जाएगी, पाइथागोरस के हिसाब से फोर्स ऑफ B का स्क्वायर प्लस फोर्स ऑफ D का स्क्वायर का अंडर रूट, ठीक है, ये वाला सिंपल सा। तो यहाँ से क्या आएगा हमारा, दोनों की वैल्यू सेम थी आपका के Q² अपॉन क्या था आपका A, दूसरे की वैल्यू आएगी प्लस के Q² अपॉन ए, ठीक है। तो देखिए यहाँ से क्या आ जाएगा √2 बाहर आ जाएगा, बाकी ये जो कॉमन है इसको बाहर लेते हैं Q² अपॉन a², अच्छा a² थी ना वैल्यू, ठीक है। ये तो यहाँ पर से देखिए सिर्फ √2 बाहर है, बाकी इतनी हमारी यहाँ पर
अब फोर्थ और बी डी की वैल्यू आ गई, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर आपका एफ बी जो है था वो परपेंडिकुलर था एफ डी के। अगर इस टाइप का परपेंडिकुलर होता है तो हम पाइथागोरस के थ्रू हम यहाँ पर लगाते हैं। मतलब क्या हुआ, हमारा कर्ण का जो वर्ग है वो आपका आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग के बराबर होता है, ठीक है। मतलब हाइपोटेनस इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। तो देखिए इसके बाद क्या करेंगे, जो आपको टोटल आउटपुट जो आपका बाहर की ओर फोर्स लग रहा है एफ आउट, फोर्स आउट किसके बराबर था आपका, ये आपका एफ बी डी, क्योंकि दोनों को मैंने कंबाइन कर दिया एफ बी डी, प्लस जो आपका सी की वजह से लग रहा था सी भी आपका एक ही आपका ऐसे डायगोनल में लगा रहा था। और आपका ये वाला देखिए, क्योंकि आपका पाइथागोरस बनाते हैं तो देखिए ये जो होता है ये भी कर्ण होता है, तो दोनों आपके तिरछे बने तो ये दोनों आपस में ऐड हो जाएंगे, ठीक है। तो देखिए इसकी वैल्यू क्या है, इसकी वैल्यू है आपकी √2 के क्यू स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, ठीक है। बाकी एफ सी की वैल्यू क्या निकाली थी हमने, एफ सी की वैल्यू निकाली थी के क्यू स्क्वायर अपॉन 2a स्क्वायर, के क्यू स्क्वायर अपॉन 2a स्क्वायर। तो देखिए यहाँ से देखिए यहाँ पर के क्यू स्क्वायर अपॉन 2a स्क्वायर तो कॉमन है, तो इसको बाहर कर लेते हैं, तो ये हमारा कॉमन है, तो ये हमारा बाहर आ गया के क्यू स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर हमारा बाहर आ गया। अंदर क्या बचा, यहाँ बचा आपका √2, ये बचा आपका प्लस 1/2, ठीक है। अगर इसको सॉल्व करें, वैसे ज़रूरत नहीं है लेकिन कर देता हूँ, चलो के स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, देखिए यहाँ पर √2 पर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो आ जाएगा 2√2 प्लस 1/2, ठीक है। ये हमारी यहाँ पर आउट की वैल्यू आ गई, जितना आउट फोर्स लग रहा है ए पर, ठीक है। मतलब ये देखिए टोटल आपका जिसको मैंने सम बना दिया, देखिए एफ ए और एफ डी का मैंने सम करा, देन उसको एफ सी के साथ ऐड कर दिया, तो टोटल आउटपुट फोर्स आ रहा है। लेकिन हमें यहाँ पर क्या चाहिए, इक्विलिब्रियम में जो ऐसा फोर्स लगे इसके उल्टे डायरेक्शन में जो इसको होल्ड करे रहे, ठीक है। तो हमें यहाँ पर ये फोर्स चाहिए, तो देखिए यहाँ पर ये फोर्स कैसे निकालेंगे, देखिए हमने यहाँ पर आउटवर्ड फोर्स निकाला है, अब हमें यहाँ पर इनवर्स फोर्स निकालना है जो आपको इसको आपको सेंटर में बनाए रखे, ठीक है। मतलब ये देखिए सिंपल से ऐसे दिखाता हूँ मैं आपको, आप समझ गए। जो हमारा टोटल आउटवर्ड फ्लक्स जो आ रहा था फोर्स, वो कैसा आ रहा था, देखिए वो आ रहा था इस डायरेक्शन में यहाँ को, ठीक है। ये हमारा आउटपुट है, मतलब आउटवर्ड फ्लक्स है। तो हमें एक फ्लक्स चाहिए जो आपका इनवर्ड डायरेक्शन में है, मतलब वो ऐसे आए ये, ठीक है, क्यू पॉइंट पर, यहाँ पर हमारा पॉइंट है क्यू, ठीक है। इस क्यू पॉइंट पे हमें चार्ज बताना है, बाकी हमारे एफ आउट की वैल्यू हमने निकाल दी है। तो यहाँ पर इसमें जो फोर्स है वो हमें बताना है कितना आएगा, क्योंकि यहाँ पर इक्विलिब्रियम के टाइम में ये फोर्स बराबर होगा। तो देखिए टोटल डिस्टेंस कितनी थी, ये टोटल डिस्टेंस थी हमारी √2, तो ये वाली क्या हो जाएगी a/√2, ठीक है। ये वाली डिस्टेंस हो जाएगी a/√2। तो देखिए हमारा फोर्स लग रहा है जो ए के चक्कर में यहाँ पर, तो वो कितने डिस्टेंस में लग रहा है a/√2, तो वही कुलाम्ब्स लॉ के हिसाब से निकालता हूँ मैं। जो आपका फोर्स क्यू लगाएगा इक्विलिब्रियम के कंडीशन में, तो वो लगाएगा आपका एक कांस्टेंट के, इसका चार्ज है क्यू और इसमें था आपका प्लस क्यू चार्ज, ठीक है। तो ये क्या आ जाएगा, दोनों चार्ज का सम क्यू बड़ा क्यू आपको इंटू छोटा क्यू, और ये आपकी डिस्टेंस कितनी है आपकी a/√2 डिस्टेंस का स्क्वायर, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा, ये 2 हो जाएगा, 2 ऊपर चले जाएगा तो आ जाएगा 2k क्यू अपॉन क्यू अपॉन ये आ जाएगा आपका ए स्क्वायर। तो देखिए एफ क्यू की वैल्यू आ गई और एफ आउट की वैल्यू आ गई, तो हम इक्विलिब्रियम में निकालना है, तो निकालते हैं एट इक्विलिब्रियम में क्या होगा, इक्विलिब्रियम में दोनों की वैल्यू बराबर होगी, ठीक है। मतलब हमारी जो आपकी एफ आउट की वैल्यू है, एफ आउट की वैल्यू हमारी बराबर होगी किसकी, एफ क्यू की वैल्यू के बराबर। तो दोनों की वैल्यू पुट कर देते हैं, तो पहले इसी की वैल्यू देते हैं, एफ क्यू की वैल्यू ये है आपकी 2k क्यू अपॉन के बड़ा क्यू अपॉन छोटा क्यू अपॉन ए स्क्वायर, ठीक है। बाकी एफ आउट की वैल्यू क्या निकाली थी हमने, के क्यू स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, के क्यू स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, ये कितना आया था हमारा 2√2 प्लस 1, 2√2 प्लस 1 अपॉन √2, ठीक है। ये हमारी वैल्यू आई थी। तो देखिए यहाँ से हमारा कॉमन क्या क्या, हम उसको काट देते हैं, आपका के क्यू यहाँ पर हमारा कॉमन है, तो यहाँ पर से हम के और क्यू काट देते हैं, इससे के और क्यू कट जाएंगे ये, ठीक है। ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कट जाएगा, तो यहाँ पर से हमारा बचा गया, देखिए यहाँ पर से अगर मैं इसको लिखूँ, यहाँ पर से आ गया हमारा, इस साइड से लिखता हूँ, तो 2q इज इक्वल टू, देखिए यहाँ से 2q बचा और यहाँ क्या बचा हमारा, यहाँ पर बचा आपका q, क्योंकि एक स्क्वायर कटा है, एक तो q बचाइए, q बचाए अपॉन क्या आ जाएगा 2√2 प्लस 1 डिवाइडेड बाई यहाँ पर आएगा आपका 2, ठीक है।
अच्छा ये 2 ही तो है, वही मेरे को मैंने क्या लिखा करके, ये 2 है, ये √2 कहाँ से लिख दिया मैंने। ठीक है, ये हमारा 2 था। तो देखिए यहाँ पे इसको हम सॉल्व कर रहे थे, 1 मिनट। तो यहाँ से चार्ज की वैल्यू निकालनी है, तो चार्ज की वैल्यू क्या हो जाएगी, Q इज इक्वल टू ये नीचे चला जाएगा तो आ जाएगा Q अपॉन 2 √2 प्लस 1 अपॉन 2 नीचे चल जाएगा तो क्या बन जाएगा 4। तो ये हमारे इक्विलिब्रियम के चार्ज की वैल्यू आ गई। ठीक है, तो थोड़ा लेंदी क्वेश्चन था, लेंदी आप मैंने वो एक्सप्लेन करने में लगा रखा है, लेकिन आप सिंपल देखेंगे तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। ठीक है, तो क्या आ जाएगा आपका Q 2 √2 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 4। आंसर देखते हैं। आंसर देखिए इसने भी नहीं कर रखा है, लेकिन आंसर इसका है आंसर नंबर ए। ये है आंसर आपका Q और √2 प्लस 1 अपॉन 4 आपका Q। ठीक है, अगर इनिशियल कंडीशन में आपको ऐसा क्वेश्चन मिले तो आप इसको लीव कर सकते हैं, देन लास्ट में टाइम हो तो करिएगा। देखिए सिंपल, जैसे आपके 4 कॉर्नर में आपका सेम चार्ज है, सेम चार्ज आपस में रिपल करते हैं। ठीक है, तो हमने पॉइंट ए पर देखा, हम पॉइंट ए में देख रहे हैं कि आपका तीनों आपके डी भी बाहर की ओर को धक्का लगा रहा है, आपका सी भी बाहर की ओर, बी भी बाहर की ओर को धक्का लगा रखा है, और सी भी बाहर की ओर को धक्का लगा रखा है। ठीक है, तो हमने पहले निकाला कि टोटल आउटवर्ड आपका फोर्स कितना लग रहा है। तो टोटल आउटवर्ड फोर्स काम कर FA, FB और FD के बीच में निकाला। FB और FD तो आपके पैरेलल, आपके परपेंडिकुलर में थे, तो पाइथागोरस के हिसाब से हमने FBD का इक्विवेलेंट निकाला, जो आपका ऐसे इस डायरेक्शन में आया, वही आपका FC के डायरेक्शन में था। तो इनको हमने दोनों को ऐड करा ये। ठीक है, देन हमारे यहाँ पर आउटवर्ड फ्लक्स की वैल्यू आ गई, मतलब आउटवर्ड फोर्स की वैल्यू आ गई हमारी ये। देन इसके बाद हमने यहाँ पर जो इनवर्ट फोर्स हमें चाहिए इक्विलिब्रियम में उसको अंदर बनाए रखने के लिए, उसकी वैल्यू फाइंड करी आपका कूलम्ब्स लॉ के हिसाब से। देन इक्विलिब्रियम में इन दोनों की वैल्यू बराबर होती है, वो दोनों वैल्यू पुट करी और Q की वैल्यू निकाल दी। तो ऐसे हमने इसको सॉल्व करा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। 1 मिनट, थोड़ा सा इसको नीचे इसको मिटा देता हूँ। ठीक है, तो अगला का क्वेश्चन हमें यहाँ पर दिया है आपका, द मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर इज मेड इनटू DC अमीटर बाय कनेक्टिंग। एक हमारा मूविंग कॉइल का गैल्वेनोमीटर है, उसको हमें DC आपका अमीटर में बदलना है। तो इसको कैसे चेंज करेंगे ये हमसे पूछ रहा है। तो देखिए यहाँ पर क्या होता है, हम अगर गैल्वेनोमीटर है उसको हम लोग यहाँ पर अगर हम लोग अमीटर में चेंज करेंगे तो हम उसके पैरेलल पर एक लो वैल्यू का प्रतिरोध लगाते हैं। ठीक है, एक RSH की वैल्यू लगाते हैं, शंट प्रतिरोध की वैल्यू लगाते हैं जिसकी वैल्यू बहुत कम होती है, लो R। ठीक है, अगर हम ऐसा करेंगे, अगर हम पैरेलल में लगाएंगे मतलब, तो हमारा क्या बनेगा, एक हमारा अमीटर जैसे काम करेगा। ठीक है, और वहीं अगर हमने गैल्वेनोमीटर में ये गैल्वेनोमीटर के हमने अगर उसको मल्टीमीटर बनाना है, मतलब सॉरी वोल्टमीटर बनाना है, तो इसके सीरीज में हम लोग एक हाई वैल्यू का प्रतिरोध ऐड करेंगे जिसको R ऐसे देंगे। इसकी वैल्यू आपकी बहुत हाई होती है ताकि ये आपका एक्सटेंडेड वोल्टेज नाप सके। ठीक है, तभी ऐसा वोल्टमीटर की तरह काम करता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या दिया है आपको, यहाँ पर हमें बनाना है आपका, यहाँ पर हमें बनाना था आपका अमीटर। अमीटर के लिए क्या करेंगे, शंट में लगाएंगे, फिर पैरेलल में लगाएंगे एक लो वैल्यू का रेजिस्टेंस। तो क्या आएगा, आ लो रेजिस्टेंस अंडर द मीटर अक्रॉस द मीटर। ठीक है, तो ये आंसर बिल्कुल ठीक है। हाई कब लगाएंगे, हाई सीरीज में लगाएंगे तो हमारा वोल्टमीटर बनेगा। बाकी प्योर इंडक्टेंस और कैपेसिटर हम यहाँ पे यूज़ नहीं करते हैं। ठीक है, DC के केस में, कि यहाँ पर DC दिया है ना, इसलिए। अगला देखते हैं, अगला हमें क्या दिया है, नीचे इसको थोड़ा मिटा देता हूँ, बार बार परेशान कर रहा है। ठीक है, चलो अब ठीक है, शायद अब ना आए। तो दिया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन सेटिस्फाई द ट्रांजिस्टर इफ़ इट इज़ सपोज द फंक्शन ऑफ कट ऑफ रीजन। अगर आपका ट्रांजिस्टर कट ऑफ में है तो कौन सी यहाँ पर आपके इक्वेशन सेटिस्फाई होगी, ये हमसे पूछ रहा है। ठीक है, पहला दिया आपका VC जो कलेक्टर टू इमीटर वोल्टेज है, ये ग्रेटर देन 0 है। सेकंड दिया आपका VC यहाँ पर 0 है। थर्ड दिया आपका लेस देन 0 है। और आपका फोर्थ दिया आपका VC इज इक्वल टू VCC है, मतलब कलेक्टर टू करंट, आप कलेक्टर टू कलेक्टर आप किसके बराबर है। तो देखिए यहाँ पर क्या होता है हमारा, मैं इसको आपको एक्सप्लेन करता हूँ। तो देखिए अगर आपने इसका वो VI कर्व देखा होगा ना, मैं इसको एक्सप्लेन करता हूँ यहीं पर ही, ईजिली समझ जाएंगे आप। ठीक है, ये हमारा है VI कर्व, थोड़ा ज़्यादा बड़ा नहीं हो गया, चलो कोई बात नहीं। तो देखिए यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर हमारे आते कलेक्टर करंट IC और यहाँ पर हमारे आते VC कलेक्टर टू इमीटर वोल्टेज VC। ठीक है,
तो देखिए हम जब इसका हम जब वी आई कैरेक्टरिस्टिक्स दिखाते हैं तो यहाँ पर हमारी कुछ स्टेप से हमारी लाइन जाती है, ठीक है। ये तो इसके बाद यहाँ से ये, ठीक है, मैं इसको अभी एक्सप्लेन कर रहा हूँ आपको, एक मिनट बना दीजिए, ठीक है। ये हमारी इसकी वैल्यू आती है, ठीक है, मतलब इस टाइप से आती है। और अगर आपने इसमें देखा होगा तो हम यहाँ पर डीसी लोड लाइन का कॉन्सेप्ट भी देखते हैं। तो देखिए डीसी लोड लाइन कहाँ पर आती है, डीसी लोड लाइन आती है हमारे इधर पर, ये देखिए जो मैंने इससे बना रखा है, ये हमारी डीसी लोड लाइन जो पिंक से बना रखी है, ठीक है। देखिए बाकी इसके बारे में आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। ये जो एरिया है पूरा यहाँ से लेकर तब इस पॉइंट जहाँ पर आपको ये मिल रहा है ना, ये इसको हम बोलते हैं आपका वीसी सेट, वीसीई सेट, ठीक है, कलेक्टर टू इमिटर वोल्टेज जो आपके सैचुरेशन के टाइम में है। तो देखिए ये जो एरिया है आपका पूरा ये वाला, ठीक है, इसको हम बोलते हैं आपका सैचुरेशन जोन, ठीक है। ये है आपका सैचुरेशन जोन, सेट लिख दिया मैंने, सैचुरेशन जोन। इसके बाद जो इसके आगे का एरिया आता है यहाँ से लेकर आगे, इसको बोलते हैं आप एक्टिव जोन, जहाँ पर आपका ट्रांजिस्टर एज अ एक्टिव डिवाइस काम करता है, एम्पलीफायर। और देखिए जो आपका नीचे वाला जोन है आपका ये, इसको आप बोलते हैं कट ऑफ जोन, यहाँ पर आपका ऑफ स्विच के जैसे हमारा काम करता है, ठीक है। ये आपका क्या है, कट ऑफ जोन, कट ऑफ जोन या कट ऑफ रीजन, ठीक है। यहाँ पर क्या होता है, देखिए इसके मिड पॉइंट पर हमारा क्यू पॉइंट लाई करता है, क्यू पॉइंट हमारा यहाँ पर लाई करता है। देखिए बाकी हमारी ये जो वैल्यू है यहाँ पर आपका बेस करंट की वैल्यू आई बी की वैल्यू अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू 0 जाती है, ठीक है। आई बी की वैल्यू 0 है, देखिए तब भी यहाँ पर कुछ ना कुछ यहाँ पर करंट है आपका, कुछ ना कुछ वैल्यू है वोल्टेज की, ठीक है। तो यहाँ पर जो आपकी वैल्यू होती है जहाँ पर ये डीसी लोड लाइन कट कर रही है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ये आपका होता है वी सी इज इक्वल टू वी सी सी, जहाँ पर वी सी की वैल्यू वी सी सी के बराबर है। और यहीं पर आपका होता है कट ऑफ रीजन, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा इसका आंसर नंबर डी, वी सी, जहाँ पर वी सी जहाँ पर आपका वी सी सी के बराबर होता है, ठीक है। इसके अलावा थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन करता हूँ कट ऑफ। अगर सिंपल वर्ड में लिखो तो मैं आपको कट ऑफ में क्या होता है ना, कट ऑफ में हमारे देखिए इमीटर बेस जंक्शन, जो आपका इमीटर बेस जंक्शन है या फिर आपका जो कलेक्टर बेस जंक्शन है, दोनों रिवर्स वायस में होते हैं, ठीक है। बोथ आर इन रिवर्स वायस, रिवर्स वायस में होने के कारण ये आपका किस में काम करता है, आपका कट ऑफ में काम करता है एज अ ऑफ स्विच, ठीक है। ये हमारा ऑफ स्विच के जैसे काम करता है। और कट ऑफ के टाइम में हमारी क्या होती है, कट ऑफ के टाइम में हमारी देखिए मैंने बताया ना आई बी जो आपकी बेस करंट है उसकी वैल्यू क्या होती है मेरे भाई, आई बी की वैल्यू यहाँ पर 0 होती है। हमारी जो करंट फ्लो होती है वो बहुत स्मॉल अमाउंट, ये जो हल्की करंट फ्लो हो रही है ना, ये हमारी होती है लीकेज करंट, जिसको बोलते हैं आपको ICEU, ठीक है, कलेक्टर टू इमीटर लीकेज करंट, ठीक है। कलेक्टर टू इमीटर जो लीकेज करंट फ्लो होती है वो इसके बराबर होती है, वो आपकी फ्लो होती है। बाकी इस केस में मैंने बता दिया आपको वी सी जो कलेक्टर टू इमीटर की वैल्यू है वो आपकी वी सी के बराबर होती है। तो ये आप कट ऑफ के बारे में ये तीन चार चीज़ें याद कर लीजिएगा। बाकी मैंने आपको डायग्राम के थ्रू शो कर ही दिया है। अगला देखते हैं। अगला देखिए फिर से EMFT का क्वेश्चन आ गया, दिया आपका यहाँ पर स्टोक्स थ्योरम, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, स्टोक्स थ्योरम के लिए कौन सा सही है। पहला दिया आपका क्लोज लूप में आपका एस जो आपका सरफेस है A डॉट डी एस इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ डाइवर्जेंस ऑफ A इंटू डी बी, ठीक है। अगला दिया आपका कर्ल ऑफ ए इस एक सरफेस में कर्ल ऑफ ए उस सरफेस का डी एस के बराबर होता है आपका A डॉट डी एल उस सरफेस के, ठीक है। अगला दिया आपका वॉल्यूम डाइवर्जेंस ऑफ ए डी वी इज इक्वल टू क्लोज कंटूर में A डॉट डी एल लाइन इंटीग्रल के बराबर। अगला दिया आपका कर्ल ऑफ ए डी एस आपका A डॉट डी एस के बराबर होता है, मतलब सरफेस का सरफेस में। देखिए यहाँ पर क्या होता है ना, मैं इसको बताता हूँ आपको। देखिए जो हमारी स्टोक्स थ्योरम है, देखिए स्टोक्स थ्योरम में हम क्या करते हैं, जो आपका कर्ल होता है किसी भी वेक्टर का उसको हम लोग यहाँ पर चेंज करते हैं लाइन इंटीग्रल में, ठीक है। जो आपका लाइन इंटीग्रल होता है वो सरफेस के बाउंड्री पर ही काउंट होता है, ठीक है। मतलब ये आपका कैसे दिखाऊँ इसको एक्सप्लेन, कैसे एक्सप्लेन स्टोक्स थ्योरम ऐसे एक्सप्लेन कर देता हूँ। देखिए स्टोक्स थ्योरम क्या होती है ना, हमारी स्टोक्स थ्योरम में जैसे हमारी कोई सरफेस है, ये माना कोई एक सरफेस है, ठीक है। ये सरफेस मतलब इसके अंदर का पार्ट भी आएगा। सरफेस मतलब क्या होता है मेरे भाई 2D, ठीक है। हम स्टोक्स थ्योरम से क्या करते हैं 2D से हम लोग इसको क्या करते हैं, देखिए हमारे सरफेस तो यही है, माना एक ही जैसा मान लीजिएगा फिगर। तो हम क्या करते हैं, हम ये अंदर का पार्ट नहीं लेकर हम सिर्फ बाहर का इसमें एरिया निकालते हैं जो कि आपका लाइन इंटीग्रल दिखाता है, ठीक है। मतलब पहले सरफेस में था आपका S में था, देन ये लाइन दिखाता है, ठीक है। किसी भी आपका क्लोज का कंटूर का, और कंटूर कैसा होना चाहिए, क्लोज का कंटूर में आपका स्टोक्स थ्योरम यूज़ होती है। देखिए मतलब कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर अगर हम सरफेस निकालें किसी का, सरफेस ये आपका काम करती है कर्ल पर, सरफेस ऑफ माना कर्ल ऑफ ए, ठीक है, लिख देता हूँ कर्ल ऑफ कोई भी एक वेक्टर फील्ड है ए, सरफेस के लिए क्या आता है DS, वो किसके बराबर होगी,
वो हमारी होगी उस क्लोज लूप के जो कंटूर का आउटर पार्ट है, ठीक है, उसके डीएल के बराबर, मतलब लाइन इंटीग्रल के बराबर ए डॉट डी एल, ठीक है। ये हमारी होती है आपकी स्टोक्स थ्योरम। स्टोक्स थ्योरम ने क्या कहा, जो हमारे सरफेस में आपकी वैल्यू होती है, सरफेस को हम यहाँ पर लाइन के थ्रू पर सॉल्व कर सकते हैं। एक मैथमेटिकल टूल है आपको आपके इंटीग्रेशन को सॉल्व करने का, ठीक है। यहाँ पर जो हमारा सरफेस है ये, ठीक है, हमारा सरफेस है पूरा 2D में, इसके हम लोग अगर बाहर का निकालें ये सिर्फ लाइन ये, तो यहाँ पर हम लोग स्टोक्स थ्योरम के थ्रू हम लोग निकाल सकते हैं सरफेस को। हम लोग यहाँ पर लाइन में इनको लाइन कंटूर के हिसाब से हम लोग इसको इवेल्यूएट करते हैं, ठीक है। यहाँ पर अगर हम इसको लिखना चाहें तो अगर हम कर्ल को कैसे दिखाते हैं, कर्ल को दिखाते हैं क्रॉस से, ये हो गया आपका कर्ल ऑफ ए, और किसके, आपके डीएस के सरफेस के, उसमें क्या हो जाएगा कर्ल ऑफ ए हमारा सरफेस में, सरफेस इंटीग्रल के लिए हम ऐसे दिखाते हैं इंटीग्रल ऑफ सरफेस, ये किसके बराबर हो जाएगा, आपका कंटूर जो है वो क्लोज लूप में किसके बराबर, ए डॉट डी एल, ठीक है ये। और यहाँ पर कंटूर कैसा है, ये एक सरफेस का है, तो यहाँ पर कितने टाइम देखा होगा आपने ऐसे, लेकिन कंटूर सही रहता है, तो क्या आंसर हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा आपका आंसर नंबर बी, बिल्कुल ठीक कर रखा है। देखिए यहाँ पर क्या है आपका सरफेस, आपका डेल क्रॉस ए, सबसे पहले आपने यहाँ करा कर्ल ऑफ जो आपका कोई भी सरफेस का कर्ल है वो किसके बराबर होगा, आपके यहाँ पर एक कंटूर के बराबर, आपके ए डॉट डी एल उसके लाइन इंटीग्रल के बराबर, ठीक है। सरफेस को लाइन में यहाँ पर कन्वर्ट करता है आपका स्टोक्स थ्योरम। अगला देखते हैं, अगला दिया है आपका, ये आपका इलेक्ट्रॉनिक्स का आ गया, इसमें दिया एन चैनल मॉसफेट, एक एन चैनल सिलिकॉन फेट है, ठीक है, फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर। ए की वैल्यू, एरिया की वैल्यू दी है आपकी 3 × 10⁻⁻⁴ सेंटीमीटर, और आपका एन डी की वैल्यू, ठीक है, मतलब डोनर लेवल कंसंट्रेशन की वैल्यू दी है आपकी 10⁻15 आपका इलेक्ट्रॉन पर सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है, ये हमें इसकी वैल्यू दी है। उसके अलावा यहाँ पर हमें दिया है कि आपका व्हाट इज द, अच्छा, पिंच ऑफ वोल्टेज हमें बतानी है इफ़ द डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ सिलिकॉन का बना हुआ है वो दिखाइए, 12 एप्सिलॉन दिया है, एप्सिलॉन नॉट, और एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू भी दी है। देखिए यहाँ पर क्या है, इसके लिए आपको पिंच ऑफ वोल्टेज का वो फॉर्मूला पता होना चाहिए, ठीक है, ये फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। आपने अगर पिंच ऑफ वोल्टेज का फॉर्मूला पढ़ा होगा तो वो होता है आपका क्यू एन डी, जो आपका चार्ज है, इंटू एन डी डोनर लेवल कंसंट्रेशन, इंटू एरिया, जो एरिया का स्क्वायर, अपॉन 2 एप्सिलॉन, ठीक है, ये हमारा फॉर्मूला है, ये आप याद कर लीजिएगा। देखिए यहाँ पर बाकी एरिया की वैल्यू क्या है, एरिया की वैल्यू हमारी 3 इंटू 1 मिनट 10⁻⁻⁴ सेंटीमीटर, ठीक है। अगर इसको मीटर में कन्वर्ट करूँगा, क्योंकि इसकी जो आपकी मेजरिंग यूनिट होती है वो आपकी मीटर में आती है, तो क्या आ जाएगा मीटर के लिए 3 × 10⁻⁻6 हो जाएगा मीटर के लिए, क्योंकि -2 मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये मीटर में कन्वर्ट हो जाएगा। वही हम एन डी को भी चेंज करेंगे, एन डी क्या है, डोनर लेवल कंसंट्रेशन, तो ये आपका स्क्वायर में है, मतलब क्यूब में, तो आपका 3 दूनी 6, तो इसमें 6 पावर और ऐड हो जाएगी, मतलब 15 और 6 21, तो ये आ जाएगा 10⁻21 मीटर क्यूब, ठीक है। यहाँ पर हमारी एन डी की वैल्यू आ गई। देखिए बाकी यहाँ पर आप लोगों को इसकी वैल्यू आ गई है, एन डी की वैल्यू यहाँ पर आ गई है, बाकी किसकी वैल्यू निकालनी पड़ेगी, अब हमें एप्सिलॉन नॉट की दी है, बस अब यहाँ पे पुट कर देते हैं, वैल्यू वीपी की निकालनी थी ना, वीपी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, क्यू की वैल्यू, चार्ज की वैल्यू हमें पता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कोलाम होता है चार्ज की वैल्यू, ठीक है, चार्ज ही हो गया। बाकी हमें क्या निकालना था इसमें, एन डी की वैल्यू क्या आ गई, 10⁻21 ये हमारी एन डी की वैल्यू आ गई। बाकी हमारी क्या थी, एरिया था हमारा 3 × 10⁻⁻6 में था, इसका स्क्वायर करना था, एरिया का स्क्वायर, ठीक है, ये आ गया, अपॉन क्या है 2/एप्सिलॉन, 2 × एप्सिलॉन था ना, 2 × एप्सिलॉन नॉट, 12 × एप्सिलॉन नॉट, एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू थी 1/36 पाई इंटू 10⁻9, तो ये 12 इंटू क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 1/36 पाई इंटू 10⁻⁻9। बस ये फॉर्मूले में हमने पुट कर दिया, अब कैलकुलेशन करना है। देखिए 12 से कट जाएगा, 12 आती है 36, 3, बाकी देखिए ऊपर सॉल्व करता हूँ, तो ये हमारा क्या आएगा, हमारा 1.6 ये आएगा, तो पहले इसको ऊपर सॉल्व करते हैं, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 हो जाएगा, ठीक है, इंटू 10⁻21 है, इसको सॉल्व करते हैं तो आ जाएगा 3 × 9 इंटू 10⁻⁻12 हो जाएगा, 6 दूनी 12 -12 अपॉन ये 3 भी ऊपर चले जाएगा, ये 3 वाला ऊपर चले जाएगा, तो 3 भी यहाँ पर मल्टीप्लाई हो जाएगा, ऊपर 3 पाई ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा, और ये आपका 10⁻⁻9 है, ये ऊपर जाके क्या हो जाएगा +9,
तो 10⁻+9 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर से क्या आ जाएगा, 16 नंबर 144, तो ये आ जाएगा आपका 14.4 इंटू ये कितना आ जाएगा 3 पाई, और ये कितने हो जाएंगे आपके, यहाँ पर आ जाएगा आपका 21 और ये है आपके 10, तो यहाँ पर आ जाएगा आपका अपॉन 2। अच्छा नीचे पर यहाँ पर बचेगा 2, देन इसकी वैल्यू आ जाएगी हमारी 16 यहाँ पर ऊपर चला जाएगा, देन ये यहाँ से आ जाएगा 10⁻⁻1 आ जाएगा और अपॉन 2, ठीक है। तो यहाँ पर से वैल्यू क्या आएगी, यहाँ पर से आ जाएगी आपके 2 से कर जाएगा आपका 7.2 टाइम्स 7.2 इंटू 3 पाई इंटू 10⁻⁻1 को क्या लेकिन 0.1, ठीक है। तो ये हमारे क्या आ जाएगा 7.2 इंटू 0.1 करके ये हमारे आ जाएगा हमारा इंटू 3.8, ये हमारा आएगा 6.78 के आसपास, मतलब अप्रॉक्सीमेटली 6.8 वोल्ट 6.8 वोल्ट जो हमारी यहाँ पर पिंच ऑफ वोल्टेज की वैल्यू आ गई वो आएगी 6.8 वोल्ट। थोड़ा कैलकुलेटिव क्वेश्चन है, तो 6.8 वोल्ट नहीं, आंसर नंबर डी होगा 6.8 वोल्ट। अगला देखते हैं, ठीक है। मतलब ये वाले क्वेश्चन में सिर्फ फार्मूला बेस था, जो आपका वीपी का फार्मूला था पिंच ऑफ वोल्टेज का, वो था आपका A² ND अपॉन 2ε, ठीक है। अगला दिया है हमें व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ शंट रेजिस्टेंस ऑफ एन अमीटर, ठीक है। एक अमीटर में शंट प्रतिरोध की हमें वैल्यू बतानी है, अगर उसकी रेंज हम एक्सटेंड करें 1 मिली एम्पियर से 10 मिली एम्पियर में, और मीटर का प्रतिरोध है आपका 27 ओम, ठीक है। कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए यहाँ पर क्या, अगर हमने यहाँ पर अमीटर की रेंज बढ़ानी होती है, अमीटर की अगर हमने देखिए अमीटर है, इसकी अगर रेंज एक्सटेंड करनी है तो हम क्या करते हैं, इसके हम पैरेलल पे या फिर शंट में हमारे एक मल्टीप्लायर लगाते हैं, मतलब एक प्रतिरोध लगाते हैं जिसको हम बोलते हैं RSH। तो यहाँ पर उसी की वैल्यू पूछ रहा है, देखिए जैसे ये हमारा है मीटर का कुछ ना कुछ प्रतिरोध होगा, इंटरनल प्रतिरोध RM, और यहाँ पर हम वैल्यू लगाएंगे ये, ठीक है। हमें RSH इसकी वैल्यू पूछ रहा है, हमें RM मीटर प्रतिरोध की वैल्यू दी है आपकी 27 ओम, और मीटर जो करंट पहले नाप रहा है वो है आपका 1 मिली एम्पियर, ठीक है। अब हम चाहते हैं कि ये नापे कितना 10 मिली एम्पियर, तो इसके लिए RH की वैल्यू बतानी कितनी होगी, देखिए सिंपल फार्मूला है हमारा शंट प्रतिरोध के लिए RSH इन केस ऑफ अमीटर, RSH इज इक्वल टू RM मीटर प्रतिरोध अपॉन M-1, M इज द मल्टीप्लाइंग फैक्टर वेयर M स्टैंड फॉर एक्सटेंडेड करंट, हमें कितनी करंट एक्सटेंड करके नापनी है, और जो मीटर में एक्चुअल करंट है IM, ठीक है। तो देखिए ये हमारा इसका फॉर्मूला होता है। तो देखिए एक्सटेंड हमें कितनी करनी है, एक्सटेंड करनी है हमें आपके 10 मिली एम्पियर, और कितनी नाप रहा था 1 मिली एम्पियर, क्या हो जाएगा आपका 10 मिली एम्पियर अपॉन 1 मिली एम्पियर, तो मिली एम्पियर से मिली एम्पियर कर दिया 10/1 तो 10 ही आ गया, तो M की वैल्यू क्या आ गई, ये हमारी आएगी 10, ठीक है। अब यहाँ से हमें RH की वैल्यू निकालनी थी, मीटर में कितना प्रतिरोध है 27 ओम, ठीक है। RM की वैल्यू आपकी 27, आपका ये आ गया 10-1, ठीक है, 27 अपॉन 9, 9 3 27, तो ये सिंपल 3 ओम आ गया, 3 ओम का प्रतिरोध लगेगा यहाँ पर आपका पैरेलल पर, आंसर 3 ओम बिल्कुल ठीक कर रहा है। अगला देखते हैं, अगला दिया है आपका इन अ कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन, एक हमारा कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन है, इसमें अल्फा, जो अल्फा क्या होता है हमारा करंट गेन, ठीक है। इसमें अल्फा की वैल्यू हमें दी है आपकी 0.99, इट्स कलेक्टर करंट है आपकी 1 मिली एम्पियर, और आपके कलेक्टर टू बेस करंट व्हेन ओपन सर्किटेड इज 1 माइक्रो एम्पियर, मतलब जो लीकेज करंट दी है आपकी ICEO, उसकी वैल्यू दी है आपकी 1 माइक्रो एम्पियर। तो हमें बेस करंट की वैल्यू बतानी है, बेस करंट की वैल्यू कितनी आएगी, देखिए सब माइक्रो एम्पियर में दिए हैं, तो इसको भी माइक्रो एम्पियर में कन्वर्ट कर देंगे हम 1 मिली एम्पियर को, जिससे ईजिली हो जाएगा आंसर निकालना। तो देखिए हमें क्या पता है, हमें पता है कि इमीटर की करंट की वैल्यू क्या होती है, वही आपकी बेस में करंट जाता है और वही आपके कलेक्टर में करंट जाता है, ये ठीक है, ये हमारी होती है इसकी सिंपल वैल्यू। बाकी हमें क्या पता है, अगर हमें कॉमन बेस है, कॉमन बेस के टाइम में हमारा जो कलेक्टर करंट की वैल्यू होती है वो होती है आपकी अल्फा टाइम IE, क्योंकि आपके अल्फा है आपका करंट मैग्नीफिकेशन, और IE प्लस ये क्या हो जाएगा ICU, जो आपका लीकेज में करंट हो रही है ICBU, ठीक है। देखिए यहाँ पर क्या क्या दिया हमें, अल्फा की वैल्यू दी है आपकी 0.99, ठीक है। इसके अलावा हमें यहाँ पर कलेक्टर करंट की वैल्यू दी है IC, वो आपकी 1 मिली एम्पियर, माइक्रो में तो इसको माइक्रो में कन्वर्ट करने के लिए क्या लिख दूँ मैं 1000 माइक्रो एम्पियर, 1000 माइक्रो एम्पियर, ठीक है। बाकी आपकी IC
बी ओ की वैल्यू दी है आपकी, वो है आपकी 1 माइक्रो एम्पियर। बस यहाँ से अब हम इसको सॉल्व करते हैं। देखिए कैसे सॉल्व करेंगे। यहाँ से अगर हम, क्योंकि मैंने अभी आपको बताया आई सी जो आपकी कलेक्टर करंट है उसकी वैल्यू क्या है हमारी, वो है आपकी अल्फा आई प्लस आई सी यू, ठीक है, आई सी बी ओ। तो यहाँ से हम पहले आई ई की वैल्यू निकालते हैं, देन हम यहाँ पर से आई बी की वैल्यू निकाल देंगे। कैसे, देखिए अगर आई ई की वैल्यू निकालूंगा तो आई ई की वैल्यू क्या आ जाएगी, आई ई हो जाएगा आपका, ये होगा आई सी माइनस आई सी बी ओ। आई सी में से आई सी बी ओ को माइनस करेंगे और अल्फा से डिवाइड कर देंगे, ठीक है। ये तो हर एक की वैल्यू पुट कर देते हैं। तो ये कितना था आपका 1000 माइक्रो एम्पियर, मिली में था तो माइक्रो में कन्वर्ट करने का 1000 आ गया, माइनस 1 अपॉन अल्फा की वैल्यू क्या थी 0.99। तो ये कितना आ गया, ये आ गया 999 अपॉन 0.99। तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका 1009.09। लिखना है तो लिखिए, वरना तो इतने के लिए ठीक है। तो यहाँ हमारे आई की वैल्यू आ गई। देखिए बाकी मैंने क्या बताया आपको, जो आपकी इमीटर करंट होती है वही आपकी बेस करंट और आपके कलेक्टर करंट के बराबर होती है। हमें यहाँ से बेस करंट निकालनी है आई बी। आई बी क्या हो जाएगी, आई बी हो जाएगी आपकी इमीटर माइनस कलेक्टर। इमीटर में से कलेक्टर को माइनस कर देंगे। तो मीटर की वैल्यू अभी निकाली हमने, कितनी है इसकी 1009.09 माइक्रो एम्पियर में, और आपकी आई सी भी माइक्रो एम्पियर में थी। कितनी थी आपकी कलेक्टर करंट थी आपकी, अच्छा 1 माइक्रो एम्पियर थी। ये आपकी 1 माइक्रो एम्पियर। 1 माइक्रो एम्पियर कैसे होगी, अच्छा ये तो कलेक्टर करंट थी आपकी 1 मिली एम्पियर। 1 मिली एम्पियर मतलब 1000, ठीक है ना, ये आएगा 1000। वही मैं कहूँ 1000, ये सब किस में है, मिली एम्पियर में। तो ये हमारी कितनी आ गई, ये आपके आ गई 9.09 माइक्रो एम्पियर, ठीक है। तो ये हमारी बेस करंट की वैल्यू होगी, तो बहुत कम होती है 9.09 माइक्रो एम्पियर। तो आंसर क्या आ जाएगा, आंसर नंबर बी बिल्कुल सही है। आंसर नंबर सी 9 माइक्रो एम्पियर। देखिए बाकी इसमें आप एक और फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं अगर आपने वो पढ़ा होगा तो। देखिए मैं अलग से लिख रहा हूँ यहाँ पर जो दूसरा फार्मूला है इसका। वैसे ये वाला फार्मूला ज़्यादा सिंपल है, थोड़ी कैलकुलेशन हो सकती है इसमें। देखिए यहाँ पर क्या होता है, कलेक्टर करंट की वैल्यू क्या होती है, आई सी। आई सी होता है आपका बीटा आई बी, बीटा आई बी प्लस गामा आई सी बी ओ, ठीक है। ये यहाँ पर से हमारी इसकी वैल्यू होती है। तो देखिए अगर हम बीटा को एज अल्फा के टर्म में लिखें तो क्या आएगा, अल्फा अपॉन 1 माइनस अल्फा। ये किससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा आई बी से। और यहाँ से हम गामा को क्या लिखते हैं, गामा लिख सकते हैं आपको 1 अपॉन 1 माइनस अल्फा, ठीक है, इंटू आई सी बी ओ। बस इससे थ्रू भी आप कलेक्टर करंट डायरेक्ट निकाल सकते हैं, आई सी की वैल्यू निकाल सकते हैं, फिर हम आई बी की वैल्यू यहाँ से निकाल देंगे, ठीक है। मतलब यहाँ पर हम लोग अल्फा की वैल्यू 0.99 अपॉन 1 माइनस 0.99 इंटू यहाँ पर से आई बी की वैल्यू है उसको हमें फाइंड करना है। डायरेक्ट आई बी की वैल्यू फाइंड करेंगे क्योंकि आई सी की वैल्यू तो गिवन है हमें। आई सी की वैल्यू आपकी 1 मिली एम्पियर, उसको माइक्रो में कन्वर्ट करेंगे तो आ जाएगा आपका 1000 माइक्रो एम्पियर। बाकी ये भी आपका लीकेज करंट भी 1 माइक्रो एम्पियर है, ठीक है। इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमारा वही सेम आंसर आएगा आपका 9 माइक्रो एम्पियर के आसपास, ठीक है। तो ये फॉर्मूला भी आप याद कर लीजिएगा। अगला देखते हैं हम। अगला दिया हमें द शंट ऑफ 200 ओम रेजिस्टेंस यूज विथ अ गैल्वेनोमीटर ऑफ 1000 ओम रेजिस्टेंस, डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ शंट रेजिस्टेंस टू गिवन द मल्टीप्लाइंग पावर ऑफ 50, ठीक है। मतलब वो शंट प्रतिरोध की वैल्यू बतानी है जिसमें आपकी यहाँ पर पावर 50 आ जाए, हमें ऐसा पूछ रहा है। तो देखिए हमें क्या दिया है, जो गैल्वेनोमीटर है, गैल्वेनोमीटर का प्रतिरोध जो दिया है आर एम दिखता हूँ या फिर मीटर का है गैल्वेनोमीटर का, ये कितना दिया है, ये हमें दिया है आपका 1000, ये हमें 1000 ओम दिया है। हमसे पूछ रहा है जो हमारा आपका मल्टीप्लाइंग फैक्टर है उसकी वैल्यू 50 है। तो यहाँ पर हमसे पूछ रहा है कि जो हम यहाँ पर इसको किस में कन्वर्ट करना है, शंट में, मतलब यहाँ हमें अमीटर बनाना है। तो उस टाइम में हमारे यहाँ पर क्या होगी, यहाँ पर आर एस एच की वैल्यू बतानी है, शंट के प्रतिरोध की वैल्यू बतानी है। तो देखिए अभी मैंने बताया था आर एच का फॉर्मूला क्या होता है, आर एस एच इज इक्वल टू मीटर प्रतिरोध अपॉन एम माइनस 1, ठीक है। यहाँ से हमें आर एस एच की वैल्यू बतानी है, मीटर का प्रतिरोध कितना है हमारा 1000 अपॉन ये कितना हो जाएगा, ये आपका मल्टीप्लाई फैक्टर है 50 माइनस 1, 50 में से एक कम करा 49 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर आ जाएगा 1000 अपॉन 49। तो ये अगर हम 50 से करते तो 20 आता, तो ये 20 से थोड़ा ज़्यादा आएगा, क्या आएगा आपका 20.4। देखिए ऑप्शन के हिसाब से 20.4 बिल्कुल सही है, कैलकुलेशन भी ज़्यादा नहीं है, ठीक है। तो इसके थ्रू हम आंसर निकाल देंगे, ये ओम में है। अगला फाइंड द करंट डेंसिटी ऑफ अ मटीरियल विथ
डिस्ट्रीब्यूटेड 20 यूनिट्स एंड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी यहाँ पर आपके 200 यूनिट है। तो हमें यहाँ पर करंट डेंसिटी निकालनी है। देखिए सिंपल सा क्वेश्चन है। यहाँ पर हम लोग कैसे कैसे करेंगे, जो करंट डेंसिटी होती है जिसको आप डी से दिखाते हैं, करंट डेंसिटी डी अगर निकालेंगे हम, करंट डेंसिटी डी विथ रिस्पेक्ट टू आपका रो और ई के, तो हमारे क्या आता है, इसकी वैल्यू हमारी आती है आपकी डी इज इक्वल टू करंट डेंसिटी इज इक्वल टू क्या आएगा आपका ई अपॉन रो। अगर वैसे भी देखें तो आई इज इक्वल टू वी अपॉन आर के थ्रू आप कर सकते हैं। तो ये कितना है आपका 2000 यूनिट, ये हमारे 2000 यूनिट और ये आपका 20, तो ये कट जाएगा सिंपल से आपका 0 से 0 और 100 टाइम कट जाएगा। तो यहाँ पर करंट डेंसिटी कितनी आ गई 100, आंसर बिल्कुल ठीक है। वैसे भी देख सकते हैं अगर इस टाइप का क्वेश्चन आपको लैंग्वेज समझने है तो करंट निकालना है आई इज इक्वल टू वी अपॉन आर। ये वी की वैल्यू है, ये वोल्टेज है आपकी, मतलब वी की वैल्यू आपकी 200 यूनिट और आर की वैल्यू आपकी 20 यूनिट, तो वैसे भी डिवाइड करेंगे तो 100 ही आएगा। अगला देखते हैं, ये आपका द मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट जो यूज़ हो रहे हैं आपके एसी क्वांटिटीज़ के लिए, तो किस टाइप की एरर उसमें होती है, फ्रिक्शन एरर होती है, स्टैटिक मैग्नेटिक फील्ड एरर होती है, वेव फॉर्म एरर होती है या फ्रीक्वेंसी एरर होती है। तो देखिए जो हमारे एमआई इंस्ट्रूमेंट होते हैं ये आपके एसी और डीसी दोनों में वर्क करते हैं और ये रीडिंग जो प्रोवाइड करते हैं ये हमें यहाँ पर प्रोवाइड करते हैं आपको आरएमएस, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर हमारी फ्रिक्शन भी होती है, स्टैटिक मैग्नेटिक फील्ड भी होता है, वेव फॉर्म के हिसाब से भी आती है और फ्रिक्शन। तो आंसर हो जाएगा चारों, आंसर नंबर डी। तो देखिए थोड़ा इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ कैसे। देखिए यहाँ पर क्या होती है, जो हमारी यहाँ पर जो फ्रिक्शन एरर होती है ना, कोई भी हमारे यहाँ पर जो मूवमेंट पार्ट है उसके चक्कर में जो एरर आती है उसको हम बोलते हैं आपको फ्रिक्शन एरर, ठीक है। फ्रिक्शन एरर को हम कम करते हैं कैसे, जो हमारा टॉर्क टू वेट का रेशियो है इसको हम बढ़ाते हैं, तब हमारी फ्रिक्शन एरर कम होती है। जो एरर ड्यू टू फ्रिक्शन है इसके कारण, मतलब इसको करने से हमारी फ्रिक्शन ऑफ एरर ड्यू टू फ्रिक्शन कम होती है। अगर टॉर्क टू वेट रेशियो हाई होगा तो हमारा फ्रिक्शन एरर यहाँ पर कम होगी, ठीक है। टॉर्क टू वेट हाई रेशियो सबसे हाई होता है हमारा कहाँ पर, आपका पीएमएमसी में, इसलिए वो आपका वहाँ पर फ्रिक्शन एरर बहुत कम होती है। बाकी स्टे मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, स्टे मैग्नेटिक फील्ड जो हमारे आपको जो आपके आउटर का जो हमारा अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड है उसके कारण जो हमारा यहाँ पर मेजरमेंट में एरर आती है उसको बोलते हैं आपको स्टे मैग्नेटिक फील्ड। क्योंकि क्या होता है, जो हमारा इंटरनल जो आपका मशीन का या फिर मीटर का जो आपका मैग्नेटिक फील्ड है वो जब कमज़ोर हो जाता है तो उसको यहाँ पर बाहर का आपका इफेक्ट करता है आपका मैग्नेटिक फील्ड, तो उसको हम बोलते हैं आपको स्टे मैग्नेटिक फील्ड। इसके अलावा जो वेव फॉर्म होते हैं यहाँ पर इसके कारण डिस्टॉर्ट हो जाती है, जैसे आपकी फ्लक्स की वेव फॉर्म यहाँ पर डिस्टॉर्ट हो जाती है और इसके कारण यहाँ पर हमारा आउटपुट गलत आता है। बाकी जो हमारी फ्रीक्वेंसी दी है, देखिए क्या होता है, अगर हम फ्रीक्वेंसी इंक्रीज़ करते हैं ना तो हमारे यहाँ पर रिएक्टेंस भी इंक्रीज़ हो जाता है। मतलब फ्रीक्वेंसी वेरी करेंगे तो हमारा रिएक्टेंस भी वेरी करेगा आपका इंडक्टेंस और कैपेसिटेंस के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पर ये चारों फैक्टर यहाँ पर अफेक्ट करते हैं, ठीक है। तो आंसर आ जाएगा इसका ABCD चारों। देखिए इसके अलावा क्या होता है, हमारे उसमें एक हिस्टैरिसीस एरर भी होती है। ये क्या करती है, ये हमारी ये हाईली देती है रीडिंग देती है हाई अगर कम वैल्यू के लिए, और आपके ज़्यादा देती है आपकी लो वैल्यू के लिए। मतलब अगर हम करंट की वैल्यू इंक्रीज़ करेंगे तब जाके ये आपकी डिक्रीज़ होगी ये एरर, और जब हम करंट की वैल्यू कम करेंगे तो ये एरर इंक्रीज हो जाती है। मतलब ये आपके दो टाइप की एरर देती है, ठीक है, एक आपका पॉजिटिव एरर और एक नेगेटिव एरर। अगला देखते हैं, अगला दिया आपका लॉसलेस ट्रांसमिशन। एक हमारे पास लॉसलेस ट्रांसमिशन है हैविंग 50 ओम करेक्टरिस्टिक इम्पीडेंस, मतलब Z0 की वैल्यू 50 ओम है, लेंथ है आपकी λ/4। एक हमारे पास लॉसलेस ट्रांसमिशन लाइन है जिसका करेक्टरिस्टिक इम्पीडेंस Z0 की वैल्यू 50 ओम है, लेंथ है आपकी λ/4, शॉर्ट सर्किटेड है एक एंड पर और कनेक्टेड है एक आइडल वोल्टेज सोर्स है जिसका वैल्यू है आपको 1 वोल्ट और अदर एंड। तो हमें करंट बतानी है कि वो वोल्टेज सोर्स से कितना करंट लेगी, हमें ये पूछ रहा है। तो देखिए यहाँ पर पहले हमें पता होना चाहिए कि आपका लॉसलेस ट्रांसमिशन लाइन के लिए यहाँ पर वैल्यू क्या होती है आपकी, ठीक है। तो देखिए हमारे पास लॉसलेस ट्रांसमिशन लाइन के लिए आपकी जो इनपुट इम्पीडेंस की वैल्यू होती है वो मैं बताता हूँ आपको। इनपुट इम्पीडेंस फॉर लॉसलेस ट्रांसमिशन लाइन, ठीक है, ये वो होता है आपका Z इनपुट इम्पीडेंस इज इक्वल टू करेक्टरिस्टिक इम्पीडेंस Z0 और मल्टीप्लाई होता है आपका लोड इम्पीडेंस ZL प्लस, ये आपका मैं जनरल बता रहा हूँ, अभी इसमें मैंने शॉर्ट सर्किट नहीं कर रखा है, इंटू Z0 इंटू 10 बीटा एल आपकी फिजिकल क्वांटिटी है, अभी बताता हूँ इसकी वैल्यू कैसे निकालते हैं। अपॉन क्या आ जाएगा, सेम आता है बस आगे पीछे हो जाएंगे, ये Z0 पहले आ जाएगा, देन प्लस
जे जेड एल 10 बीटा एल, ठीक है। ये हमारे इसका जनरल फॉर्मूला होता है। ये जनरल फॉर्मूला है किसी भी आपके लोड पर निकालने का। तो देखिए यहाँ पर क्या दिया है, हमारा एक शॉर्ट सर्किटेड है और एक आपका 1 वोल्ट सप्लाई से है। देखिए मतलब हमारा क्या हुआ, यहाँ पर जो हमारी जेड नॉट की वैल्यू दी है कैरेक्टरिस्टिक इम्पीडेंस वो है आपके 50 ओम। और क्या क्या दिया था, लेंथ है आपकी L/4, ठीक है। लेंथ की वैल्यू क्या है आपकी L/4 या आपके λ/4, ठीक है। और एक शॉर्ट सर्किट है, मतलब लोड क्या है 0। एक शॉर्ट सर्किट मतलब क्या होता है, यहाँ पर इम्पीडेंस 0 होता है तभी करंट हाई होती है। तो यहाँ पर जेड एल की वैल्यू क्या हो जाएगी 0। तो देखिए यहाँ पर बीटा क्या होता है, बीटा देखिए क्योंकि क्वेश्चन में है, मतलब वो बीटा वो होता है हमारा फेज कांस्टेंट, ठीक है। बीटा की वैल्यू होती है आपकी 2π/λ, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम बीटा एल की वैल्यू निकालेंगे, बीटा एल फिजिकल क्वांटिटी, ये क्या आएगी 2π/λ और लेंथ क्या है मेरी λ/4, ठीक है। तो लैम्डा से लैम्डा कट गया, ये 2 से 4 कट गया 2 टाइम्स, और बीटा एल की वैल्यू आ गई आपकी π/2, ठीक है। तो देखिए इस फॉर्मूले में अगर हम रखेंगे तो जेड इन की वैल्यू क्या आ जाएगी, इनपुट इम्पीडेंस की वैल्यू, इनपुट इम्पीडेंस की वैल्यू आ जाएगी, क्योंकि आपका ये था आपका जेड नॉट। देखिए यहाँ पर इसकी वैल्यू हो जाएगी 0, क्योंकि यहाँ पर लोड इम्पीडेंस 0 है, तो डायरेक्ट हम इसकी वैल्यू पुट करते हैं यहाँ पर। तो ये क्या आएगा यहाँ से, ये आएगा आपका जे इंटू जेड नॉट 10 बीटा एल, ठीक है। ये हमारी वैल्यू है। तो देखिए जे आ गया, जेड नॉट की वैल्यू 50 है, बाकी 10 बीटा एल 10 π/2, 1090 की वैल्यू क्या होती है, 1090 की वैल्यू होती है इन्फाइनाइट, इन्फाइनाइट इंटू समथिंग, इन्फाइनाइट आ जाएगा। तो इनपुट इम्पीडेंस की वैल्यू क्या आ गई, ये आ गई हमारी इन्फाइनाइट। तो देखिए करंट पूछ रहा है हमें, करंट क्या हो जाएगी, करंट होती है हमारी VS जो सप्लाई वोल्टेज है और इनपुट इम्पीडेंस जेड इन। तो देखिए VS है हमारा 1 वोल्ट और ये है हमारी इन्फाइनाइट, समथिंग अपॉन इन्फाइनाइट क्या हो जाएगी 0 एम्पियर। तो कितनी करंट फ्लो हो रही है 0 एम्पियर, क्योंकि यहाँ पर इनपुट इम्पीडेंस की वैल्यू आ रही है 0, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर बीटा एल की वैल्यू क्या है हमारी, बीटा एल की वैल्यू है हमारी π/2, मतलब आपकी 90 डिग्री 10 में पुट करेंगे। तो आंसर अच्छे से नहीं करके आंसर नंबर ए, ठीक है 0। अगला देखते हैं, अगला दिया आपका फॉर द फॉलोइंग फिगर फॉलोइंग वेव फॉर्म करेक्ट द ऑप्शन, ठीक है। ये हमें वेव फॉर्म दिया, इसके ऑप्शन ये है, आंसर कहाँ है, अच्छा यहाँ पर दिया आंसर, ठीक है। तो क्या निकालना है हम देखते हैं। तो देखिए यहाँ पर हमें अच्छा फॉर्म फैक्टर निकालना है। तो देखिए फॉर्म फैक्टर हमारा, इसमें दिखाता हूँ फॉर्म फैक्टर क्या होता है, FF फॉर्म फैक्टर हमारा होता है RMS अपॉन एवरेज को हम लोग क्या बोलते हैं फॉर्म फैक्टर, ठीक है। RMS वैल्यू अपॉन एवरेज वैल्यू, ठीक है, ये हमारा होता है फॉर्म फैक्टर। तो देखिए साइन वेव है पहला वाला, क्योंकि साइन वेव है पूरी साइन वेव। तो साइन वेव के लिए क्या होगा, यहाँ लिखता हूँ आपको साइन वेव के लिए, साइन वेव के लिए अगर वोल्टेज मानता हूँ ये आपका AC में ही दिया है, तो क्या होगा A RMS क्या होगा AM/√2, मैक्सिमम बाई √2 हमारा RMS होता है। और आपका नीचे क्या है, आपका नीचे है आपका एवरेज, एवरेज क्या होता है आपका प्योर साइन वेव का, ये होता है आपका 2Vm/π, ठीक है, मतलब 2Am/π। तो इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमारे क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका AM जो आपका मैग्नीट्यूड है पाई, ये पाई ऊपर चला जाएगा और ये आएगा आपका 2Am। तो ये AM से AM कट गया, ये क्या आ गया आपका π/2√2, ठीक है। ये हमारी इसकी वैल्यू आ गई। वैसे भी आपको याद होनी चाहिए इसकी वैल्यू। बाकी के दिखाते हैं, बाकी इसका तो मुझे ये है ट्रेपेजोइडल, इसको निकालने में टाइम लगेगा। बाकी देखते हैं आपका ट्रायंगुलर और आपका स्क्वायर का निकाल देते हैं। देखिए यहाँ पर अगर हमें ट्रायंगुलर वेव फॉर्म है इस टाइप से, तो ट्रायंगल वेव फॉर्म का क्या होता है, ट्रायंगल वेव फॉर्म का अगर हम फॉर्म फैक्टर देखें, मैं इसको अगर वोल्टेज के उसमें देखूँ तो वोल्टेज क्या होता है हमारा, आपका ये आएगा RMS अपॉन वोल्टेज एवरेज, ठीक है। देखिए यहाँ पर क्या होगा, RMS के लिए क्या होता है, ये होता है आपका मैक्सिमम बाई √3 करते हैं, और एवरेज के लिए तो वही करते हैं आपको क्या, यहाँ पर आ जाएगा आपका मैक्सिमम, मतलब आपका 2Vm फुल वेव है, मैक्सिमम बाई पाई, ठीक है। तो ये क्या आ गया, ये आपका Vm से Vm कट गया, ठीक है। ये पाई को लिख दिया मैंने, ये Vm/2 होगा ना, ये 1 मिनट, यहाँ पर ये होगा हमारा, ये आपका Vm/√3 आपका इसकी वैल्यू आ गई आपकी, और यहाँ पर एवरेज की वैल्यू क्या आएगी, ये आएगी आपके Vm/2। तो Vm से Vm कट जाएगा, ये आएगा 2/√3, ठीक है। तो इसका फॉर्म फैक्टर की वैल्यू होती है 2/√3 ट्रायंगल केस में। बाकी स्क्वायर के वेव में क्या होती है,
स्क्वायर के वे में हमारी फॉर्म फैक्टर की वैल्यू सेम होती है, क्योंकि यहाँ पर RMS और एवरेज इक्वल होते हैं। ठीक है, मतलब ये आपका क्या आएगा 1। ठीक है, तो आंसर देख लेते हैं क्या आ जाएगा हमारा। जो इसका क्या आएगा, साइन वेव का आ जाएगा π√3, ये वाला आपका π/2√2, और आपका ट्राइंगल का आएगा 2√3, और इसका आएगा आपका यूनिटी। ठीक है, बाकी ये बचा तो इसको यही होगा इसका। ठीक है, क्योंकि ये आपका ट्रेपेजोइडल फंक्शन है, थोड़ा लेंथी होता है, तो मैं इसको बाई ऑप्शन एलिमिनेट हम ऐसे सॉल्व कर सकते हैं। देखिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा, आंसर ठीक ही लगाया होगा, पहले का तीसरा, एल का तीसरा, चौथा, दूसरा पहला, तीसरा चौथा दूसरा पहला। ठीक है, इसका है आपका एल का तीसरा, बिल्कुल ठीक है, इसका चौथा, ये दूसरा पहला। ठीक है, आंसर नंबर सी, ये आंसर का बिल्कुल ठीक है। अगला देखते हैं। अगला दिया है 3 रेजिस्टेंस ईच ऑफ R ओम इज कनेक्टेड इन डेल्टा इक्विवेलेंट स्टार कंप्राइज 3 रेजिस्टेंस ईच वैल्यू, मतलब प्रतिरोध की वैल्यू सेम है, क्या होगा ऐसा पूछ रहा है। देखिए डेल्टा है ये, मतलब इस टाइप से बना है। ठीक है, डेल्टा में R है, तो यहाँ पूछ रहा है कि स्टार में उसकी वैल्यू क्या होगी। देखिए अगर डेल्टा में सेम वैल्यू है, स्टार में हमें यहाँ पर क्या होगी। देखिए डेल्टा टू स्टार कन्वर्जन करते हैं, अगर सेम वैल्यू होती है तो एक प्रतिरोध का आधा कर देते हैं, मतलब R/3। ठीक है, तो 3 टाइम्स हम उसका कर देते हैं। जैसे अगर ये 3 ओम होगा, देन यहाँ पर वैल्यू क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी आपकी 1 ओम। तो क्या हो जाएगा आंसर, आंसर हो जाएगा आपका R/3। ठीक है दोस्तों, तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको ये समझ में आ रही होंगे लेक्चर सीरीज। तो थैंक यू सो मच, बने रहो सीरीज के साथ।